हेलो एंड वेलकम टू स्किल वेदा। यूनिट नंबर 2 डाइट इन हेल्थ एंड डिजीज का वन शॉट में लेकर आ गई हूं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, सॉल्व एक्सरसाइज मिलेगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल नोट्स फॉर फीवर, डायरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड ओबेसिटी। 30 एमसीक्यू मिल जाएंगे आंसर के साथ, 21 मार्क क्वेश्चन, 22 नंबर के क्वेश्चन, 23 नंबर के, 10 4 नंबर के, ग्लोसरी ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वन स्वीट स्पेशल नोट फ्रॉम मी जिसका नाम है सृष्टि। एनीवेज, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय स्किल वेदा व्हिच इज कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। हम लोग स्किल एजुकेशन पे सारा कंटेंट बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, फीवर, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो यहां पर नोट्स देख लो। अगर फीवर की डेफिनेशन पेपर में आई तो क्या लिख के आओगे? फीवर इज एन अबनॉर्मल राइज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन। जब हमारी बॉडी का, शरीर का तापमान अबनॉर्मली बढ़ जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उसे बोलते हैं बुखार आना, फीवर। क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर की अगर मैं बात करूं तो बड़े सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। सबसे पहला है अक्यूट फीवर, फिर है सब एक्यूट फीवर, फिर है क्रोनिक फीवर, फिर है इंटरमिटेंट फीवर, फिर है रेमिटेंट फीवर और लास्ट में है कंटिन्यूअस फीवर। एक्यूट फीवर जो होता है ना, वो 1 हफ्ते से कम लास्ट करता है। मलेरिया वायरल इन्फेक्शन जो है एग्जांपल हो गया। सब एक्यूट जो है वो 2 हफ्ते तक लास्ट करेगा, जैसे टाइफाइड वाला फीवर। क्रोनिक का मतलब होता है जब 2 हफ्ते से भी ज्यादा बुखार चलता ही चला जाए, टीबी, एचआईवी में। इंटरमिटेंट फीवर जो होता है, जो आता जाता रहता है साइकिल में, जैसे मलेरिया का फीवर। रेमिटेंट फीवर वो होता है जिसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है लेकिन कभी भी नॉर्मल पे रिटर्न नहीं करता है। कंटिन्यूअस फीवर का एग्जांपल है कि आपका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो रिमेन एलिवेटेड, वो बढ़ा रहता है, बहुत कम उसमें वेरिएशन होगा, जैसे कि निमोनिया के टाइम पे जो बुखार आता है। सिम्टम बुखार का क्या है? हाई टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। चिल मतलब ठंड लगेगी, हेडेक मतलब सर में दर्द, मसल एक हो सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने का तुम्हें मन नहीं करेगा। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या होते हैं? अपनी बॉडी का ना मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन जरा कमेंट में लिख के बताओ। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या होते हैं फीवर में? इंक्रीज्ड बीएमआर। तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है ना अपनी बॉडी का, वो बढ़ जाता है बच्चों। सेकंड, फ्लूइड लॉस, अपनी बॉडी का जो फ्लूइड होता है ना वो निकलना शुरू हो जाता है और प्रोटीन ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। इस केस में डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करना है? मतलब अगर किसी को फीवर है तो डाइट में क्या तुम मॉडिफिकेशंस लेके आओगे? पहला, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट दो, क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड वैसे भी हो रहा है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट है तो मेहनत ज्यादा लग रही है काम करने में नॉर्मल। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। सॉफ्ट खाना दो, इजीली डाइजेस्टेबल, जिसमें ज्यादा मेहनत न लगे डाइजेस्ट करने में। चैप्टर नंबर 6 डायरिया देख लो। डायरिया की डेफिनेशन अगर पेपर में आई लिख के आ जाना, इट इज द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज वाटरी स्टूल लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। डायरिया का मतलब होता है जब शरीर से जो स्टूल हम लोग पास आउट करते हैं ना, एक्सक्रीटा, जब वो लूज होता है और पानी जैसा होता है और उसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं डायरिया। डायरिया के 2 टाइप होते हैं, एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया मतलब जो 2 हफ्ते से कम लास्ट करे, जो इन्फेक्शन से होता है, और क्रोनिक डायरिया मतलब जो 2 हफ्ते से ज्यादा लास्ट करे, जैसे कि आईबीएस जो डिजीज होती है ना, उससे एसोसिएट होता है। आईबीएस की फुल फॉर्म दोबारा से कमेंट में लिख के देखो, मैं यहां पर देखूंगी तुम क्या कमेंट कर रहे हो। कॉजेस क्या है? कंटामिनेटेड फूड है, तुम्हारा खाने में गंदगी आ गई, बैक्टीरियल फायरल इन्फेक्शंस हो गया, फूड की इंटॉलरेंस है, तुम झेल नहीं पाते हो स्पेसिफिक खाना, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स हो गए, तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। सिम्टम होते हैं लूज स्टूल, स्टूल तुम्हारे लूज रहेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फटीग मतलब थकान हो सकती है। इस स्थिति में डाइट मैनेजमेंट में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला ओआरएस, जिसे हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। दूसरा, सॉफ्ट खाना दो, लो फाइबर डाइट दो, जैसे कि चावल हो गए, बनाना, बॉइल्ड पोटैटो जो खाने में आसान है। अवॉइड फैटी डेयरी बेस्ड एंड स्पाइसी फूड, ज्यादा मसालेदार खाना, ज्यादा दूध वाला बेस्ड खाना, ज्यादा फैटी खाना बिल्कुल नहीं देना है डायरिया के दौरान। चैप्टर नंबर 7 देखो, ईटिंग डिसऑर्डर। खाने के भी बड़े डिसऑर्डर होते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, वैसे भी ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर का क्या कहानी है? ईटिंग डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में लीड करती है। मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ मतलब अलग अलग चल रहा है, जिससे कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जो है चालू हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इसमें याद रखना, एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक होता है, खाने के इनटेक का एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन होता है, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, इतना डर होता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, पता नहीं कितना वेट मेरा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से अगर रिस्ट्रिक्शन आप करना शुरू कर दो तो एनोरेक्सिया नर्वोसा वो एक कंडीशन होती है। दूसरी होती है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा बिल्कुल उल्टा है, उसमें एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग है, भैया खाते जा रहे हो, फॉलोड बाय पर्जिंग, वॉमिटिंग और लैक्सेटिव्स की जरूरत पड़ जाती है। मतलब ये भी एक अलग साइकोलॉजिकल इशू है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? बीईडी, जिसमें फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग होते हैं विदाउट पर्जिंग। मतलब खाते चले जा रहे हो, कुछ ऐसा एपिसोड आ रहा है दिन में, कुछ ऐसा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे का टाइम है जिसमें आपको एक्सेसिवली खाने की इच्छा हो रही है, तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। तो ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होते हैं भाई? लो सेल्फ एस्टीम, जो अपनी जो सेल्फ एस्टीम है, हम अपनी जो अपनी आंखों में, जो अपनी नजर में जो हमारा इज्जत है, जब हम उसको कम महसूस करते हैं तो वो एक कारण हो
हो सकता है, सोसाइटल प्रेशर, समाज का प्रेशर भी हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, बॉडी में स्ट्रेस है वो हो सकता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये कंडीशन आ सकती है। इसके सिम्टम लक्षण ये है एक्सट्रीम वेट लॉस या गेन, या तो वेट बढ़ता ही चला जा रहा है या घटता ही चला जा रहा है, फटीग हो रहा है, थकान हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, मूड स्विंग होते हैं, आज हंस रहे हैं, कल एकदम गुस्सा, परसों एकदम खिलखिला के फिर दोबारा से हंसना चालू हो गए। डाइटरी मैनेजमेंट क्या होता है, बैलेंस्ड मील्स खाओ स्मॉल फ्रीक्वेंट पोर्शंस में, मतलब तुम्हें बैलेंस डाइट तो लेनी है और छोटे छोटे फ्रीक्वेंट पोर्शन, मतलब बार बार खाना खाना है पर छोटे छोटे पोर्शन में। दूसरा है साइकोलॉजिकल थेरेपी एंड सपोर्ट ग्रुप, क्योंकि साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो भैया इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपी की रिक्वायरमेंट लगेगी, तुम्हें सपोर्ट ग्रुप्स का हेल्प लेना पड़ेगा। ग्रेजुअल री इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, इसका मतलब है ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, री इंट्रोडक्शन मतलब दोबारा से इंट्रोड्यूस करो, न्यूट्रिएंट रिच फूड को मतलब ऐसा खाना जो कि न्यूट्रिएंट पोषण से भरा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 देखो ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट दैट इंक्रीजेस हेल्थ रिस्क, अपने शरीर में इतना ज्यादा फैट इकट्ठा कर लिया कि उससे हेल्थ रिस्क होने लगे से बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी के दो कारण हैं, प्राइमरी कॉज है, मुख्य कारण क्या है, एक्सेस कैलोरी इनटेक, अपने को जितना कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा डबल ट्रिपल अपन खा रहे हैं, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कुछ काम न करना, कुछ ना करना, बैठे रहो, बस बैठ के आराम से टीवी देखो और खाते रहो, तो ये भी एक कारण हो सकता है, या काम ना करना बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड होता है कि जो सब पैक्ड मिला ले उसको, चिप्स के पैकेट दे खाए, या फिर कुछ भी मतलब जो तुम्हें पैक्ड प्रोसेस्ड मिल रहा है उठा के तुम खाना शुरू कर दिया। सेकेंडरी कॉज होता है हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी कि थायराइड का इंबैलेंस, भैया कुछ लोगों को सीरियस दिक्कत भी होती है, थायराइड का भी इशू हो जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जेनेटिक्स का इशू होता है यहाँ पे, कई बार मतलब जनरेशन टू जनरेशन मोटापा चले आ रहा है तो भैया उसमें बच्चे को गलती है नहीं खास। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशन तुम लेना शुरू कर दो जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। हेल्थ रिस्क क्या होता है ओबेसिटी मोटापे का, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, भैया जिसके ओबेसिटी है वो डायबिटीज भी हो जाएगा, हाइपरटेंशन बच्चे हो जाएगा, हार्ट डिजीज मतलब दिल की बीमारियां भी बच्चों हो जाएंगी। और होता है जॉइंट पेन, जो हमारे जोड़ होते हैं ना ये जॉइंट्स, इसमें भी पेन होता है। स्लीप एपनिया नाम की भी एक चीज होती है, और डिप्रेशन तो डेफिनेटली हो ही सकता है। डाइटरी मैनेजमेंट ओबेसिटी में क्या करना है, सबसे पहले लो कैलोरी लो, वैसे इतने मोटे हो तो लो कैलोरी पर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि कैलोरी वैसे क्यों इतना ठूस रहे हो, कम जो है अंडर कैलोरी में जाएंगे। हाई फाइबर डाइट, यानी कि फाइबर बढ़ा देंगे अपने खाने में ताकि भैया पाचन शक्ति जो है बढ़िया हो जाए। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, मतलब सेडेंटरी लाइफ नहीं जीनी है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहनी है। बिहेवियरल थेरेपी फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारी जिंदगी में जो हमारा लाइफस्टाइल जीने का तरीका में चेंज चाहिए तो उसके लिए भी बिहेवियरल थेरेपी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं या हमारा लिविंग जो पैटर्न है वो सब हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियर व्यवहार से रिलेटेड है। अब आ जाओ एमसीक्यू अगर मैं फीवर वाले चैप्टर से देखूं, सबसे पहला क्या, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, इंसानों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फीवर, इनमें से कौन सा फीवर का सिम्टम नहीं है, फीवर का लक्षण नहीं है। इंक्रीज एपेटाइट, अरे बुखार में लोग ज्यादा नहीं कम खाते हैं तो इंक्रीज एपेटाइट। विच टाइप ऑफ फीवर कम्स एंड गोज इन साइकिल, साइकिल में कौन सा बुखार आता जाता है, इंटरमिटेंट फीवर। तीसरा, व्हाट इज अ कॉमन डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर फीवर पेशेंट, फीवर के पेशेंट के लिए तुम खाना क्या रिकमेंड करोगे, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक चेंज इन फीवर, मेटाबॉलिक चेंज इन फीवर में क्या होता है, इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन जो बॉडी में शरीर में है वो फटाफट ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। विच फीवर टाइप लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते ज्यादा कौन सा बुखार रहता है, आंसर क्या है, क्रोनिक फीवर। आगे देखो, विच डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेमिटेंट फीवर, इनमें से कौन सा ऐसा बुखार है जो कि रेमिटेंट है, आंसर क्या है, टाइफॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर अ फीवर पेशेंट, एक बुखार का मरीज है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं है, चौथा है स्पाइसी फूड, मसाले वाला खाना बुखार के पेशेंट को भाई कैसे मदद करेगा जरा मुझे बता दो। चैप्टर नंबर 6 डायरिया में देखो, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डायरिया, मेन कॉज ऑफ डायरिया इज बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन एंड डायरिया, डायरिया में जो डिहाइड्रेशन होता है ना, जो पानी जो इतना लूज हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है उसका, मुख्य ट्रीटमेंट है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन डायरिया, डायरिया के टाइम पे क्या अवॉइड करना है आपको, स्पाइसी फ्राइड फूड। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो डायरिया में फटाफट लूज हो जाता है, आंसर क्या है इसका, सोडियम, आंसर क्या है, सोडियम। विच फूड इज बेनिफिशियल फॉर डायरिया पेशेंट्स, कौन सा बेनिफिशियल है डायरिया वालों के लिए, सी आंसर है बॉइल्ड पोटैटो, जो आलू होता है ना उसको उबला हुआ आलू। क्रॉनिक डायरिया जो है कितने हफ्तों तक रहता है, 2 हफ्ते तक रह सकता है। विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक डायरिया, कौन सी डिजीज एसोसिएटेड है, इसका आंसर है IBS, आंसर वैसे बता दिया जो कमेंट में बोला था बताने के लिए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, याद करके जाएंगे कल।
व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन डायरिया मैनेजमेंट, डायरिया मैनेजमेंट में क्या रिस्ट्रिक्ट करना होता है बेटा, उसमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है फैटी फूड, ऐसा खाना जिसमें फैट भरा हुआ है वो प्लीज डायरिया वाले लोगों को नहीं देना है। चैप्टर नंबर 7 देखो, ईटिंग डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईटिंग डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर नहीं है, आंसर है डायबिटीज, डायबिटीज कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो तो मेडिकल कंडीशन है, बाकी सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा किसको होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन, खुद ही सोच लिया मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना, भूखे रहना है क्योंकि मेरा वेट गेन हो जाता है, तो उस स्थिति को भी बोल सकते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, व्हाट फॉलोज एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग के बाद इंसान क्या मतलब उसमें क्या टेंडेंसी होती है, पर्जिंग, वॉमिटिंग, उल्टी आने की, लैक्सेटिव यूज करने की। विच साइकोलॉजिकल फैक्टर कॉमनली लीड्स टू ईटिंग डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर को लीड करता है, आंसर है बॉडी इमेज कंसर्न, अपनी बॉडी इमेज का इशू है, बॉडी इमेज इशू होती है, लोगों को डिस्मॉर्फिया भी होता है कि अपनी बॉडी के लिए दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कहीं पर प्ले करता है ईटिंग डिसऑर्डर में। विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ओवर ईटिंग विदाउट पर्जिंग, खाना तो मतलब जम के ओवर ईटिंग कर देना लेकिन पर्जिंग वाला कोई इंटेंशन नहीं है, तो आंसर क्या है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, BED। व्हाट आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा का कॉमन सिम्टम क्या, आंसर क्या, एक्सट्रीम वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस होना, फटीग, थकान रहना और स्किन भी बिल्कुल ड्राई हो जाना, जब खाना नहीं खाओगे तो डेफिनेटली ड्राई हो जाएगा ना स्किन। चैप्टर नंबर 8 देखो, ओबेसिटी, व्हाट इज द BMI रेंज फॉर एन ओबीस पर्सन, BMI की फुल फॉर्म जरा बताओ कमेंट्स में, फूड न्यूट्रिशन के टॉपर्स, BMI कितना होना चाहिए ओबीस पर्सन के लिए, आंसर क्या है, 30 या 30 से ज्यादा। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का मुख्य कारण क्या है, लो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी नहीं है, हाई कैलोरी खाते जानी है, तो आंसर क्या है, B। विच हार्मोन रेगुलेट एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एपेटाइट को रेगुलेट करता है, खाने जो भूख होती है, और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, आंसर क्या है, लेप्टिन, लेप्टिन। आर यू श्योर लेप्टिन, आंसर एक बार चेक कर लेना गूगल पे। विच हेल्थ कंडीशन इज मोस्ट स्ट्रांगली लिंक्ड टू ओबेसिटी, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो ओबेसिटी से सबसे ज्यादा तेज लिंक्ड है, आंसर क्या है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। विच स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर वेट लॉस, वेट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कौन सी है, बैलेंस डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ। व्हाट शुड एन ओबीस पर्सन इंक्लूड इन द डाइट, एक ओबीस पर्सन को डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, आंसर है हाई फाइबर खाना खाना चाहिए और लो कैलोरी खाना खाना चाहिए। ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ विच डिजीज, ओबेसिटी से कौन सी बीमारी होती है भाई, हाइपरटेंशन हो सकती है। व्हाट इज द रेकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी फॉर ओबेसिटी प्रिवेंशन, ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटी तुम रेकमेंड करोगे एज अ डाइटिशियन, आंसर क्या है, एक्सरसाइजिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट डेली, कम से कम तो बोलोगे व्यक्ति को भैया 30 मिनट तो एक्सरसाइज कर लो। 1 मार्क क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ आंसर के साथ। पहला देखो, डिफाइन फीवर, फीवर इज एन abnormal rise in body temperature due to infections or illness. What is a normal human body temperature, 36-37. One metabolic change, increase BMR. What type of fever lasts more than 2 weeks, chronic. Intermittent का example, malaria. One dietary recommendation for fever patients, high calorie, high protein. कौन सा न्यूट्रिएंट है जो टिश्यू रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आंसर क्या है, प्रोटीन। डिफाइन डायरिया, एक बार देख लो जरा पॉज करके, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डायरिया बता दिया, विद सॉल्यूशन, ORS सॉल्यूशन। वन सिम्टम, ये देख लो, सीवियर डिहाइड्रेशन का वन सिम्टम क्या है, संकन आइज, आंखें जो अंदर घुस जाती है, बिल्कुल डूब जाती है, संकन आइज। नेम वन फूड दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग डायरिया, कौन सा ऐसा खाना जो डायरिया मैनेज हो जाता है, बॉइल्ड पोटैटोज। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी कमी हो जाती है डायरिया में, सोडियम। कौन सा ऐसा डायरिया है जो 2 हफ्ते ज्यादा रहता है, क्रॉनिक। आंसर देखो, 1 ईटिंग डिसऑर्डर, कोई भी लिख के आ जाना, एनोरेक्सिया हो गया या तो बुलिमिया हो गया या फिर BED लिख के आ जाना, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिंज ईटिंग है बाय पर्जिंग। विच ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स एक्सेसिव फूड रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक देना, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक। कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि ईटिंग डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करता है, बॉडी इमेज कंसर्न्स, क्लियर है। आगे चलो, BMI रेंज ओबीस पर्सन क्या है, 30 से अबव। लाइफस्टाइल कॉज क्या ओबेसिटी का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी करनी नहीं। 3 मार्क के क्वेश्चन देख लो, 20 विद आंसर। 3 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर, आंसर क्या है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तीनों को पॉज करके एक बार याद करो, एक्यूट क्या है, सब एक्यूट क्या है और क्रॉनिक क्या है। लिस्ट 3 मेटाबॉलिक चेंजेस दैट अकर इन फीवर, कौन से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, BMR बढ़ जाएगा, दूसरा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, मसल लॉस होगा, तीसरा फ्लूइड का लॉस होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने वाले हैं बॉडी में से। व्हाट आर द डाइटरी रिकमेंडेशंस फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर किसी को फीवर होता है तो उसको तुम क्या डाइट रेकमेंड करोगे, क्या रेकमेंड करोगे, हाई कैलोरी डाइट दो, हाई प्रोटीन इंटेक दो, एडिक्वेट फ्लूइड्स ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटीन इन द रिकवरी ऑफ अ फीवर पेशेंट, एक बुखार के पेशेंट को रिकवरी के लिए तुम प्रोटीन का क्या रोल मानोगे। पहला काम ये है, उसको प्रोटीन दे रहे हो तो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, टिश्यू का वेयर एंड टियर हो जाता है, हीलिंग होती है, मसल की वेस्टिंग प्रिवेंट होती है क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है इंक्रीज हो जाता है, इम्यून फंक्शन पे सपोर्ट मिलता है ताकि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके और बुखार जो है बिल्कुल ठीक हो सके, समझ गए। एक और बात याद रखना, किताब में ये बात भी लिखी है कि फीवर ना कोई डिजीज नहीं है, फीवर एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। डिफरेंशिएट बिटवीन
कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट फीवर। कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है मिनिमल फ्लक्चुएशन के साथ। फ्लक्चुएशन समझते हो? जब घर में बिजली नहीं आती तो ट्यूबलाइट कैसे ऐसे फड़कती है, उसे फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो जब बॉडी टेम्परेचर जो है आपका हाई ही रहता है और उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, वो उतना ही चले जा रहा है, तो कंटिन्यूअस फीवर है। इंटरमिटेंट मतलब होता है कभी कभी, जैसे बारिश होती है ना, कई बार बारिश आई फिर रुक गई, फिर दोबारा आई फिर रुक गई, तो वो उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट रेन, मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो इंटरमिटेंट फीवर क्या हुआ? जो आ रहा है जा रहा है बुखार, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 देखो, डायरिया। व्हाट आर द 3 कॉमन कॉजेज ऑफ डायरिया? डायरिया कैसे होता है? पहली चीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ेगा, वायरल इन्फेक्शन पकड़ेगा, एग्जाम्पल कॉलरा, रोटा वायरस। दूसरा, फूड इंटॉलरेंस, भाई तुम लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, दूध दही तुम्हें नहीं जम रही है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। कंटैमिनेटेड वाटर, पानी गंदा पी रहे हो, या पुअर हाइजीन, साफ सफाई कुछ नहीं है, तो डायरिया का कॉज बन सकता है। व्हाट आर द 3 सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन कॉज बाय डायरिया? डिहाइड्रेशन के 3 सिम्टम्स कौन से? सबसे पहला, ड्राई माउथ, मुंह जो है सूख जाएगा। संकनाइज मतलब आंखें डूब जाएंगी। रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, मतलब जो यूरिन होता है वो भी नहीं आएगा उतना। फटीग जो है, थकान होगी, डिजीज मतलब गिर विर जाना। अब देखो, लिस्ट 3 फूड दैट शुड बी इंक्लूडेड इन डायरिया मैनेजमेंट डाइट। कौन से ऐसे 3 खाने हैं जो कि तुम डायरिया मैनेजमेंट डाइट में इंक्लूड करोगे? पहला, बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल, खिचड़ी। बनाना यानी कि केले, ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बॉइल्ड राइस मतलब उबला हुआ चावल या खिचड़ी, क्यों? क्योंकि वो लो फाइबर है ना, और केले में तो पोटेशियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ORS तो तुम्हें पैकेट में मिलता ही है ना केमिस्ट की दुकान से। क्यों दिया जाता है? ताकि लॉस्ट फ्लूइड जो है रिस्टोर हो सके। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ORT इन डायरिया ट्रीटमेंट। डायरिया ट्रीटमेंट ORT का सवाल आ गया कल पेपर में, क्या करोगे? रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट। जब हम ORT एडमिनिस्टर करते हैं ना पेशेंट को, तो जो लॉस्ट, जो खोए हुए जो फ्लूइड होते हैं, जो निकल जाते हैं बॉडी में से, वो रिप्लेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी भरता है बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है बच्चे बैलेंस करने के लिए बॉडी का सारा pH लेवल्स। प्रिवेंट सीवियर डिहाइड्रेशन, ORT जब देंगे तो डिहाइड्रेशन से भी बचेंगे, रिकवरी जल्दी होगी और कॉम्प्लिकेशंस भी बचती हैं। लिस्ट 3 फूड्स दैट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग डायरिया। स्पाइसी खाना मत खाओ, फ्राइड खाना मत खाओ, डेयरी के प्रोडक्ट्स मत लो, सिर्फ दही वगैरह ले सकते हो, हाई फाइबर फूड्स ले सकते हो, होल ग्रेन्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द 3 साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ये ईटिंग डिसऑर्डर जो मैं बात कर रही हूँ ना, एनोरेक्सिया, बुलीमिया, ये सब, तो इसका साइकोलॉजिकल कॉज क्या है? पहला, लो सेल्फ एस्टीम, बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, अपनी ही बॉडी सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया, इधर उधर देख दाख के इंस्टाग्राम पे उसकी बॉडी देखो, उसका फिगर देखो, ये देखो वो देखो, और पीयर प्रेशर, यानी कि दोस्तों में, अच्छा ये कितनी सुंदर है, ये कितनी फिगर इसका अच्छा है, ये कितना हैंडसम है, इसका कितना बढ़िया मतलब जो है बॉडी शेप है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स यूजुअली हैपन ड्यू टू पीयर प्रेशर। देन डिप्रेशन, ऑब्वियसली इफ यू आर सैड फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली खाने का तुम्हें होश नहीं रहता है। एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डेफिनेटली एंग्जाइटी इज अ ग्रेट फैक्टर इन ईटिंग डिसऑर्डर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। मेरे साथ भी ऐसा होता है। लिस्ट 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एनोरेक्सिया एंड बुलीमिया। एनोरेक्सिया और बुलीमिया में डिफरेंस क्या है? एनोरेक्सिया में क्या होता है? एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन है, खाने के इंटेक पे रोक लगा दी गई है। बुलीमिया नर्वोसा में क्या होता है? बिंज ईटिंग, खाए जा रहे फॉलोड बाय पर्जिंग, वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया में क्या होता है? वेट लॉस बहुत ज़्यादा एकदम से होता जाता है। बुलीमिया में नॉर्मल वेट आपका मेंटेन होता है। व्हाट आर द 3 लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा? अगर तुम एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्ट करोगे खान पान, तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट क्या है? सबसे पहला, माल न्यूट्रिशन, कुपोषित हो जाओगे, एक्सट्रीम वेट लॉस होगा। भाई इतना वेट लॉस भी ठीक नहीं है। बोन्स, जो अपने शरीर की जो हड्डियां हैं ना, वो कच्ची हो जाती हैं, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस उसे कहते हैं, हो सकता है अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया तो। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ तो। व्हाट आर द 3 सिम्टम्स ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर? बिंज ईटिंग के 3 सिम्टम बता दो। सबसे पहला, ईटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इवन व्हेन नॉट हंग्री, भूख नहीं भी है, लगे हुए हैं खाने में। फीलिंग गिल्टी और डिस्ट्रेस्ड आफ्टर बिंज एपिसोड्स, बिंज एपिसोड्स के बाद आपको एकदम से गिल्टी लगता है, अरे यार मैंने क्यों खा लिया, डिस्ट्रेस लगता है, वो नो मैंने ये क्यों खा लिया। एक्चुअली ये मेरे साथ होता है, ठीक है। रैपिड ईटिंग विदाउट कंट्रोल, बिना कंट्रोल के खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे तो खाए जा रहे हैं, टिक्की खा रहे तो खाए जा रहे हैं, डोसा खा रहे तो खाए जा रहे हैं। तो मतलब ये सिम्टम्स है, लक्षण है बेटा। मैं जो कह रही हूँ वो एब्सोल्यूट कोई ट्रूथ नहीं है, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। डेफिनेटली अ प्रैक्टिशनर, अ डाइटिशियन कैन recommend the exact symptoms of these disorders, but I am just trying to explain you and prepare you for the examination purpose. So that's the context. Explain the role of psychological therapy in treating eating disorders. अगर किसी को eating disorders है तो psychological therapy से कैसे वो सही हो सकता है? सबसे पहला, help patient recognize unhealthy thought patterns. सबसे पहले जो मरीज है उसको recognize करवाना है कि आप सोच कैसा रहे हो, आप unhealthy शायद सोच रहे हो कि आपको बहुत सारा खाने की इच्छा हो रही है। Provide coping strategies to improve self esteem. अगर सेल्फ एस्टीम लो की वजह से तुम ज्यादा खाना खा रहे हो तो भाई उसमें हमें करना होता है कि
कोपिंग स्ट्रेटेजीज बतानी होती है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन खाना नहीं है। ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सपोर्ट्स ग्रेजुअल रिकवरी विद गाइडेड न्यूट्रिशन थेरेपी। एक गाइडेड न्यूट्रिशन थेरेपी भी होती है जिसमें न्यूट्रिशन जो डाइटिशियंस होते हैं ना बेटा, वो आपको गाइड करेंगे थेरेपी के द्वारा कि धीरे धीरे आप ग्रेजुअल रिकवरी में है जो है रिकवर कर जाओ अपनी इन प्रॉब्लम से। चैप्टर नंबर 8 ओबेसिटी में देखो, लिस्ट 3 मेजर हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी 3 मेजर हेल्थ रिस्क होते हैं। जैसे मैंने भी अपना बीएमआई देखा तो मेरा बीएमआई भी जरा गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा, हाइयर चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी हो सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ जॉइंट पेन, जो आपके ये हड्डियों का दर्द है, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, ये भी हो सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। मुख्य कारण तो बच्चों ओबेसिटी का होता है अनहेल्दी डाइट, खाना तुम ऐसा बेकार सा खाते हो, बिल्कुल अनहेल्दी, बिल्कुल नॉट बैलेंस एट ऑल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठ के बस एक ही जगह, ना या तो पढ़ रहे हैं या तो खेल रहे हैं, ना इधर जाना ना उधर जाना, कहीं नहीं घूमना, कुछ नहीं करना, बस घर में बैठे रहना। या घर में भी नहीं, अगर तुम ऑफिस में भी बैठे हो ना या कहीं पर भी बैठे हो तो तुम चेयर पे ही बैठे हो पूरे दिन भर और रात को सिर्फ घर आके बेड पे सो गए, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ ना। इसमें तुमने फिजिकल मूवमेंट क्या करी। ओवर ईटिंग मतलब जरूरत से ज्यादा खाना, जितनी कैलोरी नहीं भी चाहिए तब भी खाते चले जा रहे हो। सेकेंडरी कॉज क्या होता है, जो दूसरा जो मुख्य कारण होता है हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। सीरियस नोट पे थायराइड इंबैलेंस हो सकता है। जरूरी नहीं है हर किसी को लो सेल्फ एस्टीम का इशू हो, कुछ लोगों को मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, तो आई एम एब्सोल्युटली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस हो सकते हैं। एनीवेज, लिस्ट 3 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर ओबेसिटी प्रिवेंशन। ओबेसिटी से बचने के लिए बच्चों हम लोग कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। पहला, बैलेंस डाइट खाओ, पोषण कंट्रोल करो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, लिमिटिंग हमें करनी है प्रोसेस फूड्स के, शुगरी ड्रिंक्स, चीनी मिला हुआ है उसके अंदर, जो ड्रिंक हम पी रहे होते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा लो। देखो क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में कैसे ओबेसिटी जो है इंक्रीज करता है रिस्क। पहला, बीपी बढ़ा देगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ जाएगा, आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और डायबिटीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर रिच फूड इन वेट मैनेजमेंट। अगर मुझे अपना वेट कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो मुझे फाइबर रिच फूड का मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, सैटाइटी प्रमोट करता है, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरा पेट भर गया है, रिड्यूसेस ओवर ईटिंग, मुझे जितना खाना है मैं उतना ही खाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगी। सेकंड है, इंप्रूव्स डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। इससे हमारा जो पाचन शक्ति, पाचन क्रिया है वो बढ़िया हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन, जो स्टूल आने में जो दिक्कत आती है वो भी नहीं होगी। हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, अपने खून के जो शुगर लेवल होते हैं वो भी रेगुलेट होते हैं अगर हम फाइबर रिच फूड खाएंगे तो। अब देखो 10 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आ गया, एक्सप्लेन द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ फीवर एंड द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन रिकवरी। क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों, बुखार आने पे डाइट का मैनेजमेंट कैसे करोगे और न्यूट्रिशन का क्या रोल है रिकवरी में। 2 अलग अलग क्वेश्चन होगा, साथ में मिला दिया। तो आंसर क्या है, हाई कैलोरी डाइट दो, हाई प्रोटीन इंटेक दो, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक करो और सॉफ्ट फूड खिलाओ। सेकंड है, डिस्क्राइब द मेटाबॉलिक चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग फीवर। बुखार के टाइम पे अपने शरीर में मेटाबॉलिक चेंजेस कौन से आते हैं। सबसे पहला, बीएमआर बढ़ जाएगा। बीएमआर बढ़ जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी डिजीज इन्फेक्शंस को लड़ने में। दूसरा, प्रोटीन फटाफट ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, मसल लॉस हो जाता है। तीसरा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाते हैं, इसीलिए उनको जो है रिप्लेनिश करना पड़ता है और डाइजेशन अपना इंपेयर हो जाता है, मतलब डाइजेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, भूख कम लगती है और इंसान फिर खाना भी कम खा रहा होता है। नेक्स्ट देख लो, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डायरिया एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। डायरिया के मेजर कॉज क्या है। सबसे पहला, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस। दूसरा, कंटामिनेटेड फूड वाटर। तीसरा, फूड इंटॉलरेंस। प्रिवेंशन क्या है, हाइजीन मेंटेन करो, हाथ को धो लो बिफोर ईटिंग, पानी जो है साफ पियो, बॉयल पियो, और कंटामिनेटेड स्ट्रीट फूड जो है ना वो नहीं खाना चाहिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओआरटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। किसी को डायरिया तो ओआरटी ट्रीटमेंट का रोल क्या है। पहला, ओआरटी से क्या होता है, जो लॉस्ट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के वो रिप्लेस हो जाते हैं। इससे सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, भाई जान पे बात बनाती है। फिर कंटेन सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज। ओआरटी के अंदर सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज का एडमिशन हो रहा होता है, जिससे कि फ्लूइड अब्जॉर्प्शन जो है वो एड होता है, इजिली अवेलेबल होता है एंड कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम विद सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। इसको घर पे भी बना सकते हैं, चीनी, पानी और नमक के साथ। चैप्टर नंबर 7 देखो, ईटिंग डिसऑर्डर में से 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया में सेल्फ स्टार्वेशन है, बुलिमिया में ईटिंग प्लस पर्जिंग है, बिंज ईटिंग में ओवर ईटिंग है लेकिन पर्जिंग नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। पहला, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लो सेल्फ एस्टीम है। फिजिकल क्या है, एक्सट्रीम वेट लॉस है या एक्सट्रीम वेट गेन है, न्यूट्रिएंट की कमी है, हार्ट की प्रॉब्लम है। सोशल इफेक्ट क्या है, सोशल इंटरेक्शन से इंसान विड्रॉ करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, सीक्रेसी हो जाती है अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर के, जो मैं खाऊंगा मुझे पर्सनली खाना है, मुझे ना किसी को बताना है ना किसी से शेयर करना है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये होता है कि ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मौत भी हो सकती है अगर अनट्रीटेड ये हो जाए तो। ठीक है, मतलब इसका इलाज ना किया जाए तो।
डिस्कस द रोल ऑफ डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी इन प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के डाइट का क्या काम है और फिजिकल एक्टिविटी क्या काम है। बैलेंस्ड डाइट है तो हाई फाइबर फूड खाओगे, लीन प्रोटीन खाओगे, हेल्दी फैट्स खाओगे। पोर्शन कंट्रोल मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी है, पोर्शन के हिसाब से खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट की रोज। लिमिटिंग प्रोसेस्ड फूड, जो भी ये पैक्ड चीजें आ रही है ना, इसको लिमिट कर दो। हाउ डज ओबेसिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। अरे ओबेसिटी से लॉन्ग टर्म क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का क्या मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो ऐसा है ना, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है ओबेसिटी से, हार्ट डिजीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी क्रोनिक डिजीजेज ही तो हैं जिसकी वजह से, किसकी वजह से हो रही है, ओबेसिटी की वजह से। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। प्राइमरी क्या है, एक्सेस कैलोरी इनटेक, हाई कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड। सेकेंडरी क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू ओबेसिटी एंड सर्टेन मेडिकेशंस दैट प्रमोट वेट गेन। डिस्क्राइब द बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट। लंबे समय तक अगर आपको अपना वेट मैनेज करके रखना है तो जिंदगी में अपनी जिंदगी जीने का तरीका कैसे चेंज करोगे, अपने व्यवहार को कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले ईटिंग हैबिट्स, खाने की जो तुम्हारी आदतें हैं, ज्यादा फल खाओ, वेजिटेबल खाओ, होल ग्रेन्स खाओ। एक्सरसाइज रूटीन में क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चल लो, वॉक, योगा कर लो, जिम वर्कआउट कर लो, जो करना है करो, बट कुछ तो करो। माइंडफुल ईटिंग मतलब खा रहे हो तो इमोशनल ईटिंग नहीं करनी, इमोशन से जोड़ के ईटिंग को नहीं करना। ईटिंग को आपको एज अ फ्यूल खाना है कि भाई सोच समझ के अच्छे से उसको एंजॉय करते हुए खाना है जब भूख लगे तो। रेगुलर मॉनिटरिंग होता है कि वेट को रेगुलर बराबर चेक करते रहो। बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको चेक करते रहो पीरियोडिकली, ताकि तुम्हारा प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक हो पाए। अब टुवर्ड्स द एंड देख लो ग्लॉसरी जो तुम्हें आनी चाहिए, ये मैंने 10 शब्द निकाल के रखे हैं। फीवर, ORS, BMR, BMI, एनोरेक्सिया, बुलीमिया, ऑस्मोलैरिटी, HFSS, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। इनमें से सारे मैंने डिस्कस कर लिए। इकलौता ये ऑस्मोलैरिटी और HFSS है जो मैंने बात नहीं की अभी तक। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, और HFSS का मतलब होता है हाई फैट, सॉल्ट, शुगर, अनहेल्दी फूड कैटेगरी में HFSS फूड्स आते हैं। ठीक है, बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बस ये कहना चाहूंगी, प्लीज डोंट वरी, मैडम इज हियर। जब मैं हूं आपको पढ़ाने के लिए और आप खुद भी हो इतने इंटेलिजेंट, तो बस अपनी बुक जो है उसको उठा लो, प्लीज अब उठा लो उस किताब को, कम से कम 2 रीडिंग तो करके जाओ, और साथ में इन नोट्स को भी रेफर कर लेना। साइट पे मैं इसको अपलोड करूंगी, और मेरी वीडियोस देखो। प्लस जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है 10 नंबर का, उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना, तो मैंने एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है जो हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, उससे आपको 100% बेनिफिट होगा। ना हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, ठीक है। सब्सक्राइब टू स्किल वेदा ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम विथ मी। आई एम हियर विथ यू, गिविंग ऑल माई blessings and Ashirwad to you. All the very best for 834 class 12 food, nutrition and dietetics. Bye students, bye bye.